हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ। तो आज फिर एक नई कहानी की एक्सप्लेनेशन लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। कहानी की टाइटल है आई एम मलाला, द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वाज शॉट बाय द तालिबान। यह कहानी की लेखक खुद मलाला यूसुफज़ई है, जिनके बारे में आपको कहानी के दौरान पता चलेगा, और क्रिस्टीना लैम्ब है। क्रिस्टीना की बात करें तो यह एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट और ऑथर है, जिन्होंने अपनी लिखावट के लिए काफी अवार्ड से नवाजा गया है। आई एम मलाला इनकी बेस्ट सेलिंग नॉवेल में से एक है। लेखक ने किताब उन सारी लड़कियों को समर्पित किया है जिन्होंने अन्याय सहा है और उन्हें चुप करा दिया गया है। वो कहती है, अब उन सबको साथ सुना जाएगा। मलाला का जन्म एक ऐसे देश में हुआ था जिस देश का जन्म खुद आधी रात को हुआ था, यानी पाकिस्तान। और वही पाकिस्तान से एक साल पहले एक दोपहर को उसे अधमरी हालत में ले गया था, जहां वो फिर कभी वापस न लौट पाई। लोग कहते थे मलाला कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएगी, पर उसे उम्मीद है एक दिन वह वापस अपने देश जिसे वह प्यार करती है वहां वो जरूर आएगी। 9 अक्टूबर 2012 को 15 साल की मलाला के लिए सब कुछ बदल गया। मलाला अपने अम्मी अब्बू और अपने 2 भाई कुशल और अटल के साथ पाकिस्तान के एक बेहद खूबसूरत पहाड़ों वाले शहर सवत में रहती थी। वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार और पढ़ने की शौकीन थी, और अभी उसके एग्जाम्स चल रहे थे और बच्चे ये एग्जाम से डरते थे। पर मलाला एक पढ़ाकू बच्ची थी, जिसे एग्जाम का डर नहीं पर एग्जाम की खुशी थी। स्कूल उस जैसे पढ़ाई को पसंद करने वाली लड़कियों के लिए एक अलग ही दुनिया थी, जहाँ वो अपने ज्ञान को बढ़ाती और अपनी सहेलियों के साथ हल्ला गुल्ला कर बातें कर वक्त बिताकर घर लौट जाती। मलाला, जिसका लोगों के बीच अब थोड़ा नाम होने लगा था क्योंकि वह अपने पिता के साथ जगह जगह जाकर लड़कियों को उन्हें पढ़ाने का हक दिलाने दलीलें देती थी। अभी कुछ वक्त से उसे तालिबानियों से उस पर हमला हो जाने की धमकी काफी बार मिल चुकी थी, पर सब कहते थे मलाला को नहीं बल्कि उसके पिता को खतरा है, क्योंकि तालिबान अब तक लड़कियों के लिए नहीं आए थे। और 2 महीने पहले मलाला के पिता के मित्र जाहिद खान की मौत उन्हें चेहरे पर गोली मारकर कर दी गई थी, अपने आवाज उठाने के कारण। मलाला और उसे जुड़े सभी लोग को यही डर था अगली बार उसके पिता जियाउद्दीन की बारी है, और इस हमले की मलाला ने काफी बार पहले से कल्पना भी कर लिया था। वो एग्जाम लिखने के बाद स्कूल वैन, जिसे वो लोग डायना कहते थे, उसमें बैठकर उसके ड्राइवर उस्मान स्कूल से 20 लड़कियों को, जिसमें से एक उसकी सबसे प्यारी सहेली मोनीबा और 3 टीचर थी, उनके साथ घर को लौट रही थी। वो लोग 200 मीटर ही चेक पॉइंट से दूर थे, तभी उसके वैन को रोक एक कॉलेज स्टूडेंट उम्र के लड़के जैसा एक लड़का उस वैन पर चढ़ा और वह स्कूल का नाम पूछने लगा। मलाला और उसके दोस्तों को लगा क्योंकि मलाला अभी बड़े चर्चे में है, यह शायद मलाला का इंटरव्यू लेने कोई जर्नलिस्ट आया है। वह सबसे पूछने लगा मलाला कौन है। सब चुप हो गई, किसी ने कुछ नहीं बोला और सब मलाला की तरफ देखने लगे। उसने अपनी काली पिस्तौल कॉल्ट 45 को निकाला और मलाला के लेफ्ट ब्रेन की तरफ गोली चला दी। पहली गोली पर ही मलाला अपनी सहेली मोनीबा के गोद पर गिर पड़ी, जिसके वजह से उसकी 2 और गोलियां दूसरी लड़कियों को लग गई। उस आदमी के हाथ खुद भी कांप रहे थे। मलाला कौन है? मैं मलाला हूँ और ये मेरी कहानी है। मलाला अपने अब्बा जियाउद्दीन और अम्मी तोर पिकाई की पहली औलाद थी। वो लोग पश्तूनी ट्राइब के थे जो सवत के सबसे बड़े शहर मिंगोरा में रहते थे। उनके यहाँ लड़के होने की खुशी मनाई जाती थी और लड़कियों को पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता था। उनके यहाँ लड़कों को सारी आजादी थी, पर लड़कियों को बस चूल्हा चौका और बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। पर मलाला के अब्बा इन सब से अलग थे। मलाला के पैदा होते ही उन्हें मलाला की टिमटिमाती आंखों से प्यार हो गया और उन्होंने मलाला का नाम अफगानिस्तान की एक बहादुर औरत मलालाई के नाम से रख दिया। उन्होंने सबको मलाला के लिए सौगात के रूप में ड्राई फ्रूट्स और पैसे देने को बोला, जो ज्यादातर लड़कों के लिए किया जाता था। मलाला के अब्बा अम्मी का एक दूसरे को पसंद कर निकाह हुआ था, जो उस जमाने के लिए बहुत ही खास बात थी। मलाला के अब्बा को उसकी अम्मी के दूध जैसे रंग और खूबसूरती पसंद आ गई थी, और मलाला की अम्मी जो एक अनपढ़ थी, उन्हें उसके पढ़े लिखे अब्बा का दिमाग पसंद आ गया था। मलाला के पिता बहुत गरीब थे, पर उन्होंने पढ़ाई करने और लोगों तक यह ज्ञान पहुंचाने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने सवत में कुशल
फैसल नामक एक स्कूल खोला था, जो नाम उन्होंने अपने पहले बेटे को भी दिया। पाकिस्तान में होने के बावजूद सवत अपने में एक अलग ही दुनिया थी, जहाँ वली का राज चलता था। सवत के पहाड़ों में मलाला अपने 2 भाई और पड़ोस की सहेली सफीना के साथ क्रिकेट खेला करती थी, पर उसे डर भी था। ये लड़कियों की आजादी तब तक ही थी जब तक वो जवान नहीं हो जाती, उसके बाद उन्हें पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता था। उसे यह भी डर था वह कब तक ऐसे आजादी से उड़ पाएगी, पर मलाला के अब्बा हमेशा उसका साथ देते और कहते मलाला एक आजाद पक्षी की तरह है जो हमेशा उड़ेगी। मलाला के अब्बा को हकलाने की आदत थी और वह बचपन में बहुत हकला कर बात करते थे, पर आज वो एक अच्छे भाषण देने वाले बन चुके थे और उनका यह सफर आसान नहीं था। मलाला की दादी उन्हें मौलवी और मौलाना के पास ले जाती कि उनकी यह बीमारी ठीक हो जाए। यह तो उनके अंदर की दिक्कत थी, पर उनके देश में हो रहे दिक्कत कम नहीं थे। उनके देश पर मिलिट्री जियाउल हक का ताकत चलता था। मलाला के दादा चाहते थे मलाला के पिता पढ़ाई कर डॉक्टर बन जाए, पर जिया की राजनीति ने बच्चों का दिमाग घुमा कर रख दिया था। अफगानिस्तान और रशिया में हुए लड़ाई के बाद जिया ने रिफ्यूजीज को अपने देश में पनाह दी और उन्होंने खुद के नाम पर जिहाद और सुसाइड बॉम्बर बनाने की ट्रेनिंग देने लगे। यह सब में जिया का साथ यूएस और बाहरी देश पैसे देकर कर रहा था, पर जिया को यह अंदाजा नहीं था यह सब थोड़े दिन बाद उनके खुद के देश को डुबा देने वाला है। अपने 10 साल की उम्र में मलाला के पिता एक जिहादी बनने का सपना देख अपने लक्ष्य को बनाने लगे थे, पर उनकी उत्सुकता और गलत पे सवाल उठाने के बर्ताव ने उन्हें बचा लिया। वो बड़े होते होते अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने लगे और खुद पर मेहनत करते हुए एक अच्छे भाषण देने वाले बन गए और मलाला के दादा को उसके पिता पर फख्र करने मजबूर कर दिया। अच्छे तालीम हासिल कर डॉक्टर तो नहीं बन पाए, पर टीचर जरूर बन गए। मलाला के दादा एक ज्ञानी थे और वह पढ़ाई की अहमियत को बेखूबी से समझते थे। यह उनके वजह से ही था जो मलाला के अब्बू के मन में ज्ञान को लेकर इनकी जागरूकता आई। मलाला के अब्बू का मानना था अज्ञान ही उनके देश पाकिस्तान की सारी परेशानियों का जड़ है। यह अज्ञान ही है जिसके वजह से नेता उन्हें बार बार बेवकूफ बनाकर सियासत की कुर्सी हासिल कर लोगों को कुछ नहीं करने देते। मलाला के अब्बू जियाउद्दीन का मानना था आज के दौर में कलम में तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है और उन्होंने खुद बहुत कठिनाइयों के बाद खुद के लिए ज्ञान पाया है। वह चाहते थे वह यह ज्ञान को लोगों तक पहुंचाए। यह ज्ञान ही बदलाव लाकर सबकी जिंदगी सुधार सकता था। जियाउद्दीन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना चाहते थे, पर उनके पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो स्कूल खोलना तो दूर की बात थी। उन्होंने अपनी शुरुआत स्कूल में पढ़ाने से की। बाद में अपने दोस्त नदीम फिर हिदायतुल्लाह के साथ मिलकर उन्होंने बहुत कठिनाइयों से स्कूल खोला। नदीम और उनके सोच न मिलने की वजह से 3 महीने में उन्हें अलग होना पड़ा, पर हिदायतुल्लाह के साथ मलाला का जन्म तक उन्होंने काम किया, जिसके बाद दोनों ने अलग अलग स्कूल कर लिया। जियाउद्दीन के रास्ते में बहुत कठिनाई आई, पहले कर्ज की, फिर स्कूल के बिल्डिंग ना मिलने की, फिर स्टूडेंट्स ना मिलने की, फिर घूस देने की, फिर प्रकृति के तरफ से बड़ा फ्लड आ गया। इन सब के बावजूद ज्ञान पर उनका भरोसा अटल रहा। वह किसी भी तरह यह ज्ञान लोगों तक पहुंचाना ही चाहते थे। फिर खुद एक प्रिंसिपल, टीचर, अकाउंटेंट और रंगाई पुताई के मजदूर सबकी भूमिका अकेले ही निभाकर हिदायतुल्लाह और तोर पकारी यानी मलाला की अम्मी के साथ मिलकर अपने स्कूल के सपने को पूरा कर ही लिया था। मलाला बचपन से ही एक चुलबुली बच्ची थी, जिसे अपने अब्बा की तरह उससे अपनी मिट्टी से जुड़ाव पसंद था। उसका जन्म सवत का सबसे बड़ा शहर मिंगोरा में हुआ था। उसके बावजूद उसे अपने दादा के पास अपने गांव जाना पसंद था। उसे अपनी वादियों की खूबसूरती से अलग सा लगाव और प्यार था। वह हमेशा लड़के और लड़कियों के बनाए नियमों का फर्क के बारे में सोच परेशान होती, जहां एक तरफ लड़के को सारी आजादी थी और लड़कियों को बस लड़के की ख्वाहिशों को पूरा करने की जिम्मेदारी थी। लोग हमेशा उसे कहते वो लोग बहुत बेहतर हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबानों ने इतनी भी आजादी अपनी लड़की को नहीं दे रखी है। उसे अपने देश पर अभी आने वाले अंधेरों का पता नहीं था, पर उसे अपने अब्बा पर भरोसा था, जो उसे हमेशा कहते थे मैं तुम्हारी आजादी को बचाऊंगा। मलाला, आराम से अपने सपने को देखो। मलाला अपने 7 साल की उम्र से ही
एक पढ़ाई में बहुत ही तेज बच्ची साबित हो रही थी। वह अपने पढ़ाई के साथ साथ दूसरे स्टूडेंट की मदद भी करती थी, पर अपनी नादानियों में उसे चोरी की गलत आदत लग गई थी। पर ये उसकी अम्मी अब्बू थे जो उसे गलतियों कर भी सीखने की आजादी देते थे, जिनकी अच्छी परवरिश से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह जान पाई सही आजादी वही है जहाँ भूल कर सीखने की जगह हो और इज्जत से मिली हार भी कोई भी चोरी से बड़ी होती है। वह यह सब सीख के साथ राजनीति को भी समझ रही थी, जहाँ नेता आकर करोड़ों वादे कर कर चले जाते थे, पर उसकी जमीन से ना गरीबी हटी ना गंदगी सफाई होती थी। सब बस प्रकृति की खूबसूरती का फायदा उठाकर अपने पॉकेट भर सवत वैली से चले जाते थे। हर देश हर शहर की अपनी राजनीति होती है। एक तरफ परवेश मुशर्रफ थे जो पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, बस अपनी संपत्ति बनाने में व्यस्त थे। एक तरफ अमेरिका से अपने संबंध मजबूत कर उससे पैसे की मदद ले रहे थे, दूसरी तरफ आईएसआई की मदद कर रहे थे। और यहाँ थी छोटी सी मलाला जो गंदगी से भरे पहाड़ में मैतर के बच्चे को चीजें उठाता देख उनके लिए चिंतित हो रही थी। मलाला के अपने घर की परिस्थिति तो अभी सुधरने लगी थी। उसके अब्बा ने 3 स्कूल खोल लिया था और 100 से भी ज्यादा गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ने की आजादी दी थी, पर मलाला और उसकी अम्मी और ज्यादा करना चाहते थे। वो हर बच्चे को पढ़ने का हक देना चाहते थे और अपनी नादानियों में मलाला अपने खुदा को खत लिख सब बच्चों के लिए पढ़ाई की दुआ करती थी। एक तरफ पाकिस्तान को टेररिस्ट अपना जन्नत मानने लगे थे। जगह जगह से वो आकर पाकिस्तान की सुंदर वादियों में अपना ठिकाना बनाने लगे थे और जो सरकार अमेरिका को अपना दोस्त समझती थी वो यही टेररिस्ट की वजह से अब पाकिस्तान का दुश्मन बनते जा रहा था। जाने अनजाने में यह सब कुछ खून खराबा का आगमन का संदेश बनता जा रहा था। मलाला के अब्बू इन सब से बचने और शांति बनाए रखने के लिए भाषण देते, पर क्योंकि कोई भी आने वाले खतरों का अंदाजा लगाने में सफल नहीं था, सब उनका मजाक उड़ाते रहते। दूसरी तरफ उनके देश में भरे पड़े मुल्ला थे जो कुरान के आधे अधूरे ज्ञान को लेकर खुद को कुरान समझाने और जानने वाला मसीहा समझने लगे थे। वो लोग अलग तरह से मलाला की अब्बू जियाउद्दीन को परेशान करते रहते। कभी यह कहकर लड़कियों को पढ़ाना हराम है, जियाउद्दीन हराम की बाजार चला रहा है, लड़कियों को बेपर्दा कर रहा है, लड़कियों को लड़कों के आंखों के सामने ढकेल रहा है और ना जाने क्या क्या। ज्ञान फैलाने का उनका सफर हर दिन एक नई मुश्किलों से भरा था। फिर 2005 के दौरान एक अर्थक्वेक आया जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, पर एक बार फिर अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की। बहुत सारे पाकिस्तानी गठों ने भी पैसा जमा कर कर इनकी मदद की। सरकार ने भी एक बार मदद की, पर उसके बाद कभी टूटे सड़कों और घर को दोबारा तैयार नहीं किया। मलाला और उसके अब्बा भी लोगों के घर जाकर पीड़ितों के लिए मदद मांगकर उनकी मदद के लिए आए, पर इस मुश्किल घड़ी को भी मुल्लाओं ने अवसर में बदलते हुए बोला, क्योंकि पाकिस्तान में शरीयत लॉ नहीं है इसलिए यह उन्हें अल्लाह से मिली सजा है और अगर यह लॉ पास नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में उन्हें और ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। मलाला 10 साल की हो चुकी थी और अब तालिबान मलाला की वादियों में कदम रख चुका था। उनके बस एक ही मकसद था, शरीयत या शहादत। इस ग्रुप के लीडर थे मौलाना फजलुल्लाह, जिसका ग्रुप TNSN ने भूकंप के वक्त लोगों की मदद की थी। अब उस मदद के बदले वो इन वादियों में अपनी पकड़ बनाने का सोच रहे थे। फजलुल्लाह उन्हें लोगों में से एक था जो अज्ञान का फायदा उठाकर धर्म का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा था और अपने संपत्ति को मजबूत कर रहा था। उसने भी लोगों के सामने खुद को मसीहा के रूप में दिखाना और कुरान की ज्ञान बताना शुरू किया। कुरान के अच्छे बातों को बताकर लोगों को झांसा देकर अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया ताकि अपने बड़े और मकसद को वो अंजाम दे सके। लोगों को इतना अपने झांसे में डाला कि लोग उसे इंसाफ का राजा समझ उसे इंसाफ मांग करने लगे और अपने पैसे गहने तक उसे भेंट के रूप में देने लगे, इस सोच के साथ कि शायद यह हरकत अल्लाह को खुश कर दे और उन्हें अल्लाह के करीब ला दे। मलाला के अब्बा जियाउद्दीन पहले से यह सब ढकोसले के खिलाफ थे और उन्हें इसके पीछे बड़े और गहरे मकसद का पता था। और जैसे तालिबान ने लड़कियों का जीना अफगानिस्तान में मुश्किल कर दिया था, उसी तरह अब फैजुल्लाह जियाउद्दीन के बच्चों को मारने की धमकी देकर स्कूल बंद करा देना चाहता था।
पर जियाउद्दीन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उन्हें अल्लाह का वास्ता देकर बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की दरखास्त की। अब फैजुल्लाह, उसका दहशत दिन पर दिन सवत की वादियों में बढ़ता ही जा रहा था। दिन भर खाली गोलियों और बम की आवाज इन वादियों से आने लगी थी। वो लोग सब अपने मुताबिक करना चाहते थे और देश के नेताओं को तो कुछ पता नहीं था कैसे सब संभालना है या ठीक करना है। मलाला इन सब से बहुत परेशान थी। एक बच्ची के लिए यह सब समझना उसकी समझ से बाहर था। स्कूल ही वो जगह था जहाँ मलाला और सारे बच्चे ये सब दहशत को भूलकर थोड़ी हंसी खेल के वक्त बिता पाते थे। पर अब फैजुल्लाह ने सुसाइड बॉम्बिंग के तहत सारे के सारे स्कूल्स को बॉम्ब से उड़ाना शुरू कर दिया। पर जियाउद्दीन अभी भी अपने ज्ञान देने के भावना को लेकर अटल था। इसलिए जियाउद्दीन ने BBC न्यूज, वॉइस ऑफ अमेरिका और जियो टीवी पाकिस्तान में जाकर अपने आवाज को उठाना शुरू कर दिया। अलग अलग जगह बोलकर वो बच्चों को हक दिलाने के लिए लड़ना चाहता था। ये सारे इंटरव्यू में मलाला भी जियाउद्दीन के साथ जाकर बच्चों के हक के लिए बोलना शुरू कर दी थी। पर 2008 के आखिर में फैजुल्लाह ने आखिरी धमकी देते हुए सारी लड़कियों के स्कूल को बंद करने बोला। अब इन बच्चियों को पता नहीं था वो क्या फिर स्कूल जा पाएंगी या नहीं। तालिबान उनके कलम छीन सकता था पर उनके दिमाग को सोचने से नहीं रोक सकता था। तबाही खत्म होने का नाम ना लेकर बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मलाला ने अपने इंटरव्यू में सवाल रखते हुए बोला, अगर तुम किसी के सर पर बंदूक तान कर बोलोगे इस्लाम ही सबसे बड़ा और सच्चा धर्म है, लोग उसे कैसे अपना पाएंगे? तुम्हें पहले तो खुद एक अच्छा मुसलमान बनकर सामने आना होगा। तालिबान जो कर रहा था वह कहीं भी इस्लाम इजाजत नहीं देता था और वह यह सब धर्म के नाम पर अपने निजी लक्ष्य को हासिल करना चाहता था। जियाउद्दीन को लगता था इसमें और भी लोगों का सामर्थ्य है जो राजनीतिक है, वरना वो लोग कभी ऐसा नहीं कर पाते। और इधर एक अलग ही गट था जिन्हें यह भी लगता था जियाउद्दीन कोई खुफिया आदमी है, वरना वह इतनी बार आवाज उठा रहा है, उसे धमकी भी मिल रही है, पर उसे कोई मार क्यों नहीं रहा। मलाला और उसकी अम्मी हर वक्त डर में जी रहे थे कि जियाउद्दीन पर किसी दिन हमला हो जाएगा। फिर एक BBC के रेडियो वाले ने मलाला की तालिबानियों के वजह से लोगों पर क्या असर हो रहा है इसके लिए एक डायरी लिखने को बोला। उसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसे उसका असली नाम छुपाते हुए गुल मकाई के नाम से यह लिखने को बोला। वो लोग चाहते थे वह तालिबान के फैलाए दहशत को लोगों को सामने ला पाए। फिर मलाला ने एक शॉर्ट फिल्म यानी एक डॉक्यूमेंट्री क्लास डिसमिस्ड इन सवत वैली पर काम किया और अपने दुख को बताया। यह सब तो मलाला के रोज के जिंदगी का सच था, पर यह सब अब बड़ी तेजी से लोगों के बीच फैल रहा था। मलाला अब लोगों के नजर में आ रही थी। हर तरफ लोग परेशान थे। बहुत बार ऐसा लग रहा था कहीं से मदद आएगी और तालिबान उनकी वादियों को छोड़ चले जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब तो मलाला और उसके पूरे परिवार को अपने वादियों छोड़ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन होकर मिंगोरा छोड़ अपने रिश्तेदारों के पास जाना पड़ा। अब हर रोज वह मिंगोरा में दहशत की बस खबर अपने रेडियो पर सुनते थे। 3 महीने के पाकिस्तान की आर्मी और तालिबान की लड़ाई के बाद मलाला और उसका पूरा परिवार वापस अपने वादी सवत में लौट आया। बहुत तबाही मच चुकी थी, पर मलाला की किताबें अभी भी सुरक्षित थी। उसने इसके लिए खुदा का शुक्रिया किया। इधर मलाला की पहचान देश भर में बढ़ती जा रही थी। उसे इस्लामाबाद घूमने का मौका भी मिला, जहां वो जाकर जान पाई लड़कियां हर तरह से इस्लामिक तौर तरीके से रहकर भी डॉक्टर, नर्स बनकर सब काम कर सकती है। ऐसे तो यह दिखाया जा रहा था तालिबान का आतंक खत्म हो चुका है, पर यह सच नहीं था। फिर एक सुसाइड बॉम्बिंग के बाद यह तय हो गया तालिबानियां सवत वैली छोड़कर कहीं नहीं गए थे। अब मलाला अपने देश की परेशानियों को ठीक करने एक पॉलिटिशियन बनना चाहती थी। मलाला अब 13 साल की हो चुकी थी। उसके उम्र की लड़कियों के निकाह और बच्चे होने लगे थे, पर मलाला को इन सब से ज्यादा पढ़ाई करने की चाहत थी। ऐसा करके मलाला का जीवन चल ही रहा था कि तभी अमेरिका ने सवत के करीब ओसामा बिन लादेन की खोज लगा लिया था और उसे मार दिया। यह एक बार फिर सबके नजर में पाकिस्तान के लिए बुरा था, पर मलाला की कोशिशें लड़कियों के पढ़ाई के लिए जारी थी।
वो अलग अलग जगह भाषण देने लगी थी और उसे रुपए और अवार्ड से नवाजा भी जा रहा था। उसके नाम का अवार्ड भी बच्चों के लिए निकाला गया, पर उसके अब्बू अम्मी परेशान थे। वो लोग बस बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे, पर ना चाहते हुए भी वह राजनीति से जुड़ने और फंसने लगे थे इन भाषणों के चक्कर में। पर यह भी सच था, इनकी वजह से उनके स्कूल को भी डोनेशन की मदद मिलने लगी थी। देश और विदेश हर जगह लोगों के नजर में इतना ज्यादा आ जाने का बस एक ही मतलब बचा था, तालिबान अब या तो मलाला की जान के पीछे है या उसके अब्बा की जान के पीछे। और यह स्पीच और अवार्ड्स के चक्कर में मलाला की पढ़ाई भी नुकसान हो रही थी। एक दिन मलाला और उसकी सहेलियां स्कूल की तरफ से पिकनिक पे गई, वादियों में, जहां उन्होंने एक दूसरे पर पानी के छींटे दिए। इसके बाद तालिबान ने मलाला को मार गिराने की पूरी धमकी दे दी थी, क्योंकि उनके मुताबिक मलाला हराम रास्ते पे चल रही थी। और फिर कुछ दिन बाद ही जियाउद्दीन के सबसे अच्छे दोस्त जाहिद खान, जो उसकी तरह लोगों में आवाज उठाने में कामयाब हो रहे थे, उन पर तालिबान ने हमला कर उसे मार दिया था। अब मलाला के परिवार उसे लेकर और भी सतर्क हो चुके थे। अब सारे करीबियों को मलाला को लेकर डर लगने लगा था। सबको बुरे बुरे सपने भी आते थे और मलाला के अंदर भी तालिबानियों के लिए बहुत डर बैठ गया था। पर वह बस अल्लाह से हिफाजत की दुआ करती। फिर उसके एग्जाम शुरू हो गए और एक दोपहर एग्जाम के बाद घर लौटने पर तालिबानियों ने उस पर गोली चला दिया। उस दिन के बाद क्या हुआ मलाला को याद नहीं। उस्मान भाई, मलाला के स्कूल ड्राइवर, ने तुरंत अपने डायना को तेजी से चलाया और उसे धवत सेंट्रल हॉस्पिटल ले गए। सिटी स्कैन में डॉक्टर को लगा गोली तो उसे लगी है, पर उसके ब्रेन को बिना छुए ही निकल गई और अब कोई घबराने की बात नहीं है। फिर हेलीकॉप्टर से उसे पेशवार के हॉस्पिटल में ले जाया गया। मलाला की किस्मत से पेशवार के हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर और न्यूरो सर्जन कर्नल जुनैद और डॉक्टर मुमताज आए हुए थे। उन्होंने मलाला के मामले की गंभीरता को समझते हुए बताया कि उसका जो पहला जांच हुआ था वह बिल्कुल गलत था और उसकी हालत बहुत ही गंभीर है। अब तक मलाला की अम्मी को ठीक से पता भी नहीं चला था कि मलाला जिंदा है या मर गई। फिर किसी तरह वो उस शाम पेशवार के हॉस्पिटल में आई। डॉक्टर जुनैद और डॉक्टर मुमताज ने सही वक्त पर मलाला का सही इलाज करते हुए उसकी जान तो बचा ली थी। फिर किस्मत से दो और ब्रिटिश डॉक्टर, डॉक्टर जावेद और डॉक्टर फियोना, वहां आ गए थे। उन्होंने हॉस्पिटल में कुछ सुविधा ना देखते हुए बोला, मलाला का ऑपरेशन तो सही तरीके से हो चुका है, पर अब जो इलाज हो रहा है वह सही नहीं है, इसलिए मलाला की जान जा सकती थी। पाकिस्तान इतना भी आगे नहीं था कि मलाला की इलाज वहां सही तरीके से हो पाए। अब तक तो वहां के नेताओं ने राजनीति का खेल कर लोगों की मदद नहीं की, पर अब सब मलाला को देश की बच्ची बताकर उसके मरने और जीने पर अपनी राजनीति कर लेना चाहते थे। उधर फजुल्ला ने मलाला पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए मलाला को विदेशी और हराम फैलाने वाली बताया। मलाला की हालत फिर और बिगड़ने लगी थी। उसके सर पर खून जमा होने लगा था, जिसके वजह से उसका ब्रेन सूज रहा था। फिर उसे रावलपिंडी के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, पर वहां कुछ वक्त बिताने के बाद फियोना और डॉक्टर जावेद ने उसे यूके के हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का फैसला किया। एक 15 साल की लड़की को गोली लगी थी, पर उसकी मौत के हालत में भी राजनीति का खेल जोर शोर से चल रहा था। कोई उसे यूएस का एजेंट, कोई उसका यह सब एक ढोंग और कोई उसे पाकिस्तान की मदर टेरेसा कुछ से कुछ बोल रहा था। मलाला की अम्मी और उसके भाई का पासपोर्ट ना होने की वजह से उसके पूरे परिवार को पाकिस्तान में ही रहना पड़ा और उसके अब्बा जियाउद्दीन ने फियोना को मलाला का गार्जियन बनाते हुए उसे यूके भेज दिया। वहां उन लोग, डॉक्टर फियोना और डॉक्टर जावेद, ने मलाला के अच्छे इलाज करके उसे एक नई जिंदगी तो दे दी थी, पर अभी भी बहुत कुछ बाकी था। उसके स्कल को काट के उसके पेट में रख दिया गया था, जिसे बाद में जोड़ा जाता, और उसके चेहरे का लेफ्ट हिस्सा काम करना बंद कर दिया था। मलाला को होश आने के बाद उसे अपने अब्बा की फिक्र हो रही थी, वह ठीक है कि नहीं, और मलाला यह भी फिक्र में थी इतने महंगे हॉस्पिटल का खर्चा उसके अब्बा कैसे उठाएंगे। अब तक बड़े बड़े सेलिब्रिटी, एंजेलिना जोली, मडोना, बियोंसी, सेलिना गोम्स, बेनाजिर भुट्टो के बच्चे, सब कोई मलाला के सपोर्ट में बोलने खड़े हो चुके थे। तालिबान ने जाने अनजाने में मलाला के हक की लड़ाई को पूरी दुनिया भर की लड़ाई बना दी थी। यूएन की तरफ से स्पेशल स्लोगन भी लॉन्च हो गया था, आई एम मलाला, टू डिमांड नो चाइल्ड बी डिनाइड स्कूलिंग बाय 2015। 2 हफ्ते बाद मलाला अपने परिवार से मिली और 3 महीने की सर्जरी और इलाज के बाद उसके चेहरे में 85% तक मूवमेंट आने में कामयाबी हासिल हो गई थी। फिर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ जरदरी
मलाला से मिलने आए और उन्होंने मलाला की ट्रीटमेंट का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली और उनके लिए बिर्मिंघम में घर भी रेंट पे ले दिया और जियाउद्दीन को एक नौकरी भी दे दी वहीं बिर्मिंघम में। अब वो लोग सब यूके में रह सकते थे। जनवरी 2013 में मलाला हॉस्पिटल से निकल चुकी थी और उसे आखिर सच्ची आज़ादी मिल गई थी। अभी उसे वहाँ का माहौल को समझने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। अप्रैल में स्कूल शुरू करने पर उसे खुशी थी। अब उसे पढ़ने में डरने की ज़रूरत नहीं थी, पर वह अपनी सहेलियों को ज़रूर याद करती थी, खासकर मोनिका और अपने वादियों को भी। मलाला अच्छी तालीम हासिल कर अपने कॉज के लिए लड़ना चाहती थी, पीस, एडुकेशन एंड हैप्पीनेस, सबके लिए। वो अपने अल्लाह से शुक्रगुजार थी उसे नई जिंदगी और इतनी ऊंचाई देने के लिए। उसने अपना हक और कैंपेन के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। अपने 16वें जन्मदिन पर उसने यूएन हेडक्वार्टर में अपना भाषण दिया और लोगों से स्टैंडिंग ओवेशन पाया। 2014 में वो यंगेस्ट पर्सन बनी नोबेल पीस प्राइज के लिए। एडुकेशन लोगों का बेसिक हक है। अब तक मिलियंस ऑफ लोग इससे वंचित हैं और खास कर लड़कियां। आई एम मलाला, माई वर्ल्ड हैज चेंज बट आई हैव नॉट। और यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी मानिए तो मैं इस किताब को 5 में से 4.8 स्टार्स की रेटिंग दूंगी। यह बहुत ही प्रभावित करने वाली एक बच्ची की कहानी है। उसने सारे सच्चे घटनाओं को रखते हुए इस किताब को लिखा है। मेरी नजरों से देखे तो मलाला से ज्यादा मैं उसके पिता से प्रभावित हूँ। एक पिता में इतनी ताकत होती है, वह अपनी बेटियों को उड़ने की पंख दे सके या उसकी उड़ान को काट सके। यहाँ मलाला के पिता ने बचपन से उसे उड़ना सिखाया और उसे उड़ान भरने में उसकी साथ दी। आज उसके पिता से मिली आज़ादी ही थी जिसकी वजह से मलाला इतनी निडर और कॉन्फिडेंट हो पाई। हमारा बचपन कैसा है, इस पे हमारा आने वाला कर निर्भर करता है। बाकी दुनिया में जो चल रहा है और लोग जो कहते हैं वो तो चलता ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।